नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस बार यह गलती कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को बहुत भारी पड़ जाएगी। अब सड़कों पर देश उतर जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, वह जो नोटिस जारी हुआ है, आप दर्शक सोचिए कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन को 700 लोगों ने खत लिखा है कि मोदी के खिलाफ कि आचार संहिता का उल्लंघन, और प्रधानमंत्री के पास एक विशेषाधिकार जो है राष्ट्र के नाम संबोधन का, और सभी नेशनल चैनलों पर या प्राइवेट चैनलों पर या फिर रेडियो आकाशवाणी पर या एफएम पर हर वक्त कुछ भी आ रहा हो, किसी भी टीवी चैनल पर, और जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो फिर वह एक बैक चलना चालू हो जाता है। हर प्रोग्राम कैंसिल होकर हर चैनलों पर वही चलने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी के का राष्ट्र के नाम संबोधन भी ऐसे ही चला था, लेकिन मैं इन बातों पर आऊंगा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को 700 लोगों का खत जो मोदी के खिलाफ गया है, यह 700 लोग कौन हैं? या बड़े बड़े लोग, आईएएस अफसर रह चुके, पूर्व जज रह चुके, वकील रह चुके, ऐसे लोगों का यह खत है 700 लोगों का कि मोदी के खिलाफ एक्शन हो। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सीधा जो 23 तारीख को चुनाव पश्चिम बंगाल में पहले चरण का और तमिलनाडु में पूरे राज्य में चुनाव है, उस पर सीधा असर पड़ रहा है उसके बाद भी। लेकिन यह नोटिस चुनाव आयोग को जाने के बाद केसी वेणुगोपाल ने मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस से लोकसभा के अंदर स्पीकर ओम बिरला को थमा दिया है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब जो इससे आगे बढ़ करके चीजें हो रही हैं, मोदी के खिलाफ इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है और यह रुकता हुआ नजर नहीं, बल्कि यह एक ऐसा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खिलाफ हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी लगातार खिलाफत कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें आकर के कर रहे हैं, नितिन गडकरी बीच बीच में बोलने लगते हैं, तो क्या हम यह माने कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी बड़ी टूट की संभावनाएं बताई जा रही है, जो बिहार से शुरुआत होने जा रही है, उसके बारे में भी मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नरेंद्र मोदी को लेकर के आशंकाएं लोगों की अब और बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी यह सब कुछ कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट हो चली है और नरेंद्र मोदी कुछ भी अनाप शनाप इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब कुछ क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यह सब कुछ कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, सरकार गिर न जाए, सत्ता आए, एक एक राज्य में अपनी सत्ता स्थापित होती रहे कि ताकि मजबूती बनी रहे और राष्ट्रपति के लिए रास्ता तैयार हो जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में एनडीए गठबंधन की जो मैं बात कर रहा हूं आप दर्शकों को कि एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट की जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, एक तरह से एनडीए में खुला बगावत हो रहा है। क्योंकि बिहार से अगर हम इस पर चर्चा करें तो बिहार की चर्चाओं में आप दर्शक ये देखिए कि जेडीयू के श्रवण कुमार हो या बांका संसदीय क्षेत्र से गिरधारी यादव हो, इन लोगों ने जैसे जेडीयू से बगावत कर दिया है। अब नीतीश कुमार को जेडीयू बांका के जो सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने कहा था कि एनडीए में क्यों रहना, भारतीय जनता पार्टी के साथ, यह छल कपट वाली पार्टी है,
रहेंगे महागठबंधन के साथ में। तो सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के पक्ष में जेडीयू के 68 विधायकों ने बगावत किया था, ऐसा दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्ट में छापा था। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बनाया, लेकिन सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पसंद नहीं है। सम्राट चौधरी कब तक सीएम रहेंगे इस बात पर भी शक है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो पेच फंसा दिया। अब सम्राट चौधरी को बना दिया, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार गिरा भी सकते हैं नीतीश कुमार कभी भी। अब यह चीजें सब कुछ है जो 24 अप्रैल को बहुत कुछ तस्वीरें सामने आ जाएगी, जब क्योंकि 14 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी अपना बहुमत साबित करेंगे, तो बहुमत साबित करने के पहले सम्राट चौधरी को स्पीकर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, और स्पीकर की नियुक्ति करने के लिए पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 122 विधायकों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और 122 तभी पूरा होगा जब नीतीश कुमार का, और स्पीकर पद के लिए नीतीश कुमार ने दावा ठोक दिया है। तो जब नीतीश कुमार ने दावा ठोक दिया है तो भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का पद देना नहीं चाहती है, और नीतीश कुमार छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में स्पीकर के बाद कैबिनेट की जो विस्तार होना है उसमें गृह मंत्रालय लेने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू लालायित है कि गृह मंत्रालय भी हमें चाहिए। इस तरह से कई खबरों में मैंने आप दर्शकों को बताया कि इस तरह से बहुत बड़ी एक चुनौती हो सकती है, जबकि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जेडीयू के कोटे से सम्राट चौधरी की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है, 2 लोगों को। लेकिन आखिर सरवर कुमार चाहते क्या है? सरवर कुमार का कहना यह है कि सीएम की कुर्सी पर कोई कुर्मी का व्यक्ति, जैसे नीतीश कुमार थे, कुर्मी समाज से आते हैं, तो उस पर कुर्मी समाज का ही बैठना चाहिए था नीतीश कुमार के बाद। तो सरवर कुमार चाहते थे कि डिप्टी सीएम बने, लेकिन सरवर कुमार को न बना करके विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को बनाया गया। और संजय झा और ललन सिंह के बहुत खास में से एक श्रवण कुमार कहे जाते हैं। और ललन सिंह और संजय झा किसके लिए काम करते हैं और किसकी भाषा बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। ऐसे में नीतीश के लिए चुनौती यह होगी कि सरवर कुमार कहीं अगर जेडीयू के अंदर दूसरे एकनाथ शिंदे बन गए तो भारतीय जनता पार्टी को 6 विधायकों की जरूरत है, फिर नीतीश कुमार न इधर के न उधर के कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो जेडीयू में एक बड़ी टूट करने के लिए, सेंधमारी करने के लिए कोशिश की जा रही है सरवर कुमार के जरिए। लेकिन अब एनडीए की सरकार है तो भारतीय जनता जेडीयू के अंदर 2 फार अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को भी ज्यादा दिन रखेगी नहीं, यह भी बातें तय हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर महाराष्ट्र से आई जो बड़ी चौंकाने वाली थी। महाराष्ट्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर के प्रपंच रच रही थी भारतीय जनता पार्टी। कुछ महिलाओं को लेकर के सड़क जाम कर रखी थी और धरना प्रदर्शन कर रही थी। तब तक एक महिला सफर कर रही थी और उसी ट्रैफिक में फंस गई, बाहर निकल गई तो आगे पूरा रोड खाली है। इन्हीं भाजपाओं ने वालों ने सड़क जाम किया है। उस महिला ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मीडिया का और पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए, जो डपट लगाई उन लोगों को, और डपट लगा करके जो खदेड़ा, बीच सड़क से सबको भागना पड़ा। और उस महिला ने यह दिखाया कि आप अपने स्वार्थ के लिए ट्रैफिक को नहीं रोक सकते। मतलब एक महिला ने इनके महिला बिल को पूरे धज्जियां उड़ा करके रख दी, प्रपंच को पूरा खुलासा कर दिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वक्त एक्स हैंडल पर जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत सारे उसके वीडियो इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस महिला आरक्षण को लेकर के प्रपंच रच रही थी वह पूरी तरह से बैकफायर कर गया और वह दाव उल्टा पड़ गया। बल्कि उसी महिला आरक्षण के आड़ में छिप करके राष्ट्र के नाम संबोधन नरेंद्र मोदी ने किया, जो कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को और स्टालिन को टारगेट किया। यह प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, जबकि ईरान इजराइल के युद्ध से इस देश को बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी और बहुत परेशानियां आने वाली है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं दिया कि भाई इतनी महंगाई बढ़ने जा रही है, या बातें हैं, या विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया।
मणिपुर 3 साल से अधिक हो गए, मणिपुर जल रहा है एकदम, 3-4 साल हो गए और मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बार भी राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं किया। युवाओं का बेरोजगार हो रहे हैं, जो एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है और ऊपर से ईरान इजराइल युद्ध के बीच में लाखों कंपनियां बंद हो रही है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं किया। कई महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ में भेड़िए की तरह इन लोगों ने महिलाओं को नोचा, तब तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के पास सेक्शन के हजारों सीढ़ियां मिली, तब तो प्रधानमंत्री ने नहीं किया। लेकिन जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, उसको लेकर के राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिए और राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर प्रधानमंत्री ने विशेषाधिकार जो प्रधानमंत्री को मिलता है उसका हनन किया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की मांग अब जोर शोर से चलने लगी है। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को साथ मिलता हुआ आरएसएस के कुछ अंदर भीतरघात लोगों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कुछ लोगों के, अच्छे अच्छे नेताओं के सपोर्ट कहीं ना कहीं इसमें इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, जिसको लेकर के अब नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट की जो संभावना है, मैंने आप दर्शकों को बिहार की जो बातें कही, अब उसके साथ साथ और भी परेशानियां इन्हें पड़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू कभी भी इस सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार बैकफुट पर आकर के खड़े हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आने का मतलब है कि बाकी सहयोगी दलों का भी वर्चस्व खत्म हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर फर्क किसी को पड़ रहा है तो वह चंद्रबाबू नायडू है, लेकिन अगर चुप सबसे ज्यादा कोई है तो वह भी चंद्रबाबू नायडू ही है। ऐसे में उनके ऊपर हजारों सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू कब तक साथ देंगे। ऐसे में जब महिला आरक्षण बिल को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का वह बात ही नहीं था। और पूरे साउथ को बचाने के लिए अब आप सोचिए दर्शक, आपको मैं बताऊं कि जिसमें 7 सिस्टर ले लीजिए, असम ले लीजिए, 7 सिस्टर में अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यह सब कुछ, नागालैंड, सब कुछ यह सब आता है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गोवा हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, पांडिचेरी, इन सभी राज्यों के अंदर इस डिलिमिटेशन बिल से काफी नुकसान होता, जिसको लेकर के विपक्ष ने साथ नहीं दिया। लेकिन डिलिमिटेशन करके भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने आजीवन सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक साजिश रची थी, जिसका भंडाफोड़ हो गया और उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। संविधान भी बदल सकते थे फिर उसके बाद वो। अब जब सरकार मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ने की कोशिश में है, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मध्यवर्ती चुनाव के पक्ष में नहीं है और चुनाव आयोग पूरी तरह से बिक गया है। न तो विपक्ष के नेता अगर जाते हैं चुनाव आयोग के पास तो भी वह बात नहीं करता, बात नहीं सुनता है, उस पर कार्रवाई नहीं करता है। आम लोग, पूर्व आईएएस अफसर, जजेज, वकील, वरिष्ठ, ऐसे लोग भी खत लिखते हैं तो भी सुनवाई नहीं करता है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन को 700 पूर्व अफसरों ने जब खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, विशेषाधिकार का हनन किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया, तो आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, तब जाकर के केसी वेणुगोपाल को मजबूर होना पड़ा और मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस जाकर के लोकसभा के अंदर स्पीकर ओम बिरला को देना पड़ा। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन इसको लेकर के अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, क्योंकि एक नफरत वाली भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जो देश को मान्य नहीं है और नरेंद्र मोदी देश को तोड़ना चाहते हैं। अपने उनके भाषा के अनुसार, उनके राष्ट्र के नाम संबोधन के अनुसार अगर बात करें तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वह देश को तोड़ने का, और विपक्ष के 4 दल, मुख्य दल जो हैं, कांग्रेस जो सबसे
मुख्य विपक्षी पार्टी है, सबसे ज्यादा देश में सत्ता में रहने वाली पार्टी है, जिसने लोकतंत्र स्थापित किया है, संविधान को बनाया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस पार्टी को और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को और डीएमके के स्टालिन को टारगेट करके इनके खिलाफ बगावत करने का एक संदेश अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया है, जो बहुत ही निंदनीय है, जिसको लेकर के अब देश के अंदर एक अलग बगावत छिड़ गई है और नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की मांग हो रही है, जिसका सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा और इतना आसान नहीं होगा इस बार नरेंद्र मोदी को बच पाना। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट और एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट की भी संभावनाएं लगातार बताई जा रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।